हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम आज आपके लिए वापस से लेकर आए हैं। इसमें आज हम 24 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ है या फिर इस तरीके की हमारी जो दूसरी सीरीज़ भी होती है जिसमें दिस डे इन हिस्ट्री है, तो इनको हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ फैक्ट लेकर आएँ, कुछ नॉलेज लेकर आएँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएं, साथ ही हम आपको क्विज़ देने की कोशिश करते हैं ताकि सीरीज के एंड में जो लेक्चर होता है उसके एंड में आप ये देख सके कि आप एक्चुअल में कितना कंसंट्रेटेड थे। तो यहाँ पर भी हम आज फिर से वही करेंगे। आपको कई जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जैसे नेशनल अफेयर अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, इसके साथ ही कोई बुक्स या फिर अवार्ड्स होते हैं, कुछ पर्सनालिटी होती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके एंड में क्विज है। तो आपको सब चीज़ें ध्यान से सुननी है ताकि आप एंड में क्विज का आंसर दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नेशनल अफेयर्स का सेक्शन है मतलब राष्ट्रीय मामले, उसमें हमारा आज का पहला पॉइंट है फिट इंडिया कैंपेन। तो फिट इंडिया कैंपेन जो है उसको 1 साल पूरा हो गया है। अब किसी कैंपेन की बात आती है तो इसे किसने लॉन्च किया था और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी इनिशिएटिव की, किसी योजना की या किसी कैंपेन के बारे में बात आती है तो उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड अगर कोई डेट है तो वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो फिट इंडिया कैंपेन जो है उसे लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये उनके द्वारा लॉन्च किया गया था सन 2019 में नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन जब इसे लॉन्च किया गया था तो आपके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन हो जाता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अगस्त 29 को। अगस्त 29 हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है। अब इसको 1 साल पूरा हो गया है और इसकी एनिवर्सरी जो है 1 साल की वो मनाई जा रही है। ये लॉन्च तो 29 अगस्त को हुआ था लेकिन कोविड के चलते इसकी एनिवर्सरी अभी तक नहीं मनाई गई थी और उसे अब मनाया जा रहा है 24 सितंबर मतलब आज के दिन। तो इस एनिवर्सरी में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, मतलब फिटनेस से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके साथ में मोदी जी के द्वारा बातचीत की जाएगी ताकि इस फिटनेस इंडिया का जो उनके द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है इसे आगे बढ़ाया जाए। ये जो फिटनेस इंडिया मूवमेंट चलाया गया था ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि आज के समय में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है जिसमें हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके चलते जो डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है ऐसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो भारत में फिटनेस बढ़ाने के लिए और फिटनेस को एंकरेज करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा था और इसी के तहत अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली है, इनके बारे में आपको पता होगा कि एक फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। इसके साथ ही मॉडल, एक्टर और रनर है मिलिंद सोनम ये, और एक न्यूट्रिशनलिस्ट है रुजुता दिवेकर। तो इनके साथ में मोदी जी के द्वारा बातचीत की जाएगी। ये जो डायलॉग लॉन्च किया गया था फिट इंडिया कैंपेन को लेकर, ये इनिशिएटिव था फिट नेशन के, मतलब हमारे देश को फिट बनाने के लिए। और ये फिट इंडिया संवाद भारत को फिट राष्ट्र बनाने की योजना में नागरिकों को जोड़ने की एक प्रकार की कवायद होगी। लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन लॉन्च करने के बाद में जो जिम्मेदार मंत्रालय है जिसे पूरी जिम्मेदारी इसकी संभालनी है वो थी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर अर्थात खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। तो मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही ये जो फिट इंडिया कैंपेन था इसके लिए एक एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर लाया गया था। वो ब्रांड एम्बेसडर थी शिल्पा जो कि फिट इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। वो फॉर्मर मिसेस यूनिवर्स लवली रह चुकी है और ये योगा एक्सपर्ट भी थी और इन्हें इसके बाद में फिट इंडिया का कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इनका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इस कैंपेन के बारे में बात की। इसके बाद में हमारी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है कृतज्ञ हैकेथॉन। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि कृतज्ञ हैकेथॉन किससे संबंधित है, तो जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसमें टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और साथ में ऐसी मशीनरी बनाने के लिए जो वुमेन फ्रेंडली हो, मतलब महिलाएं जिन पर काम कर सके। तो अभी क्या देखा जाता है कि हमारे
खेतों में जो मशीनरी का उपयोग किया जाता है वो काफ़ी भारी मशीनरी है, तो महिलाएं जो है वो फिजिकल रूप से इतनी भारी मशीनरी जो है उसका उपयोग नहीं कर सकती है। और इसके साथ ही हमारे खेतों तक अभी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंची है, तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स लाने के लिए ये हैकेथॉन जो है वो चलाया जा रहा है। अब देखा क्या जाता है कि जब से माइग्रेशन बढ़ा है तो क्या होता है कि जो घर का मेल मेंबर होता है, पुरुष होते हैं, वो तो शहर में चले जाते हैं कमाने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। उसके बाद में जो महिलाएं रह जाती है उनके द्वारा खेती का कार्य किया जाता है। तो धीरे धीरे ये देखा गया था कि खेतों में महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो वुमेन फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। अब ये जो हैकेथॉन चलाया जा रहा है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अर्थात ICAR के द्वारा। और ये चलाया जा रहा है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो स्टूडेंट है जो कि एग्रीकल्चर अर्थात खेती के क्षेत्र में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की या कुछ ऐसे हैक लाए जाएंगे जिसका उपयोग खेतों में किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप बात करें नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच का प्रोजेक्ट है। और इसके अंतर्गत अब कृतज्ञ हैकेथॉन में क्या किया जाएगा कि तो इसमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो कोलैबोरेट कर सकते हैं जो लोकल स्टार्टअप होते हैं उनके साथ, और जो भी इसमें जीतेंगे उसमें फर्स्ट प्राइज को 5 लाख रुपीज़, सेकेंड प्राइज को 3 लाख रुपीज़ और थर्ड प्राइज को 1 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हैकेथॉन की रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पर दी हुई है 5 सितंबर से 30 सितंबर, और यहाँ पर इसके प्राइस भी बताए गए हैं। इसमें जो टैग दिया गया है वो दिया गया है प्रमोटिंग इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन। तो कृतज्ञ हैकेथॉन किससे संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है ये। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इन कंट्री। तो अभी आपको पता है हमने 2-3 दिन पहले कुछ फार्म्स के क्षेत्र में नए बिल पास हुए हैं उनके बारे में चर्चा करी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें विकास लाने के लिए कार्य किया जा रहा है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो उसी के तहत क्या किया जा रहा है कि जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पेरिशेबल गुड होते हैं, मतलब जो ऐसी सब्जियां फल होते हैं जो खराब हो जाते हैं वो खराब ना हो और उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके, ताकि जब उनकी कीमत बेहतर है तब उन्हें बेचा जाए और साथ ही ये जो सड़ जाती है फल सब्जियां वो ना हो। तो इसके चलते कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि जितनी आवश्यकता है कोल्ड स्टोरेज की और जितनी सप्लाई है अर्थात जितने कोल्ड स्टोरेज वास्तव में मौजूद है उसमें एक बड़ा अंतर है। एक स्टडी की गई थी नाबार्ड का जो कंसल्टेंसी सर्विस है उनके द्वारा, और उसमें उनने ये बोला था 2015 में कि लगभग 350 लाख एमटी की क्षमता के जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी ज़रूरत है भारत में, ताकि जो पेरिशेबल फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, मतलब ऐसी फल सब्जियां जो ख़राब हो जाती है वो ख़राब ना हो। लेकिन अभी इससे काफ़ी कम मात्रा में कोल्ड स्टोरेज जो है वो मौजूद है। तो इसके चलते कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि के बारे में 2 चीज़ें जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि संबंधी जो भारत में मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अर्थात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और इसके अलावा जो कृषि मंत्री है हमारे देश के वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए जो योजना चलाई जा रही है भारत में उसके बारे में बात करें तो पहला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अर्थात बागबानी विकास के लिए योजना। तो ये योजना सबसे पहले आपको जानना है कि कौन चला रहा है, किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, अर्थात कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के द्वारा ये योजना जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो बागबानी का क्षेत्र है, जो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है वो सेटअप किए जा सके। तो इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी तो वो क्रेडिट लिंक बैकएंडेड सब्सिडी होगी, मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाने पर उसके संबंध में सब्सिडी दी जाएगी और ये जो सब्सिडी की रेट है ये 35% होगी जनरल एरियाज में और
50% होगी हिली और स्केड्यूल्ड एरिया में 50% की सब्सिडी दी जाएगी और बाकी जो सामान्य क्षेत्र हैं उसमें 35% की सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो सब्सिडी है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो चाहे निजी क्षेत्र के उद्यम हो, दोनों को दी जाएगी। मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों को ये सब्सिडी दी जाएगी अगर उनके द्वारा ये जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है ये बनाई जाती है तो इसको बनाने के लिए। इसके बाद में दूसरी योजना है कोल्ड स्टोरेज से संबंधित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो संपदा योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये कौन से मंत्रालय की योजना है, आपसे सीधे भी पूछा जा सकता है कि संपदा योजना जो है वो कौन से मंत्रालय की योजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की योजना है, इनके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाई जाएगी और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गांव हैं और इन 3 गांवों के लिए एक कोल्ड चेन की फैसिलिटी बनाई गई है। यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर आप अपनी जो चीज़ें हैं उसे स्टोर कर सकते हैं। जो किसान है वो अपनी फल सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने जाने के लिए जो सड़क है उसकी भी आवश्यकता होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर आने जाने के लिए जो वाहन है उनकी भी आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे और ये एक कंपोनेंट होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होते हैं, मतलब क्या होता है कि किसानों के द्वारा जो फसल है उसे उगाया तो जाता है लेकिन अगर वो बाजार में बिक नहीं पाती है या उसे दाम नहीं मिल पाते हैं उसके, तो वो व्यर्थ हो जाती है और वो सड़ जाती है। तो इस प्रकार के जो लॉस हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अर्थात फल सब्जी के क्षेत्र में उसे कम किया जा सके और फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, उन्हें अपनी जो फसल है उसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तो ये जो योजना है इसके तहत सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उत्तर पूर्व राज्य, हिमालयी राज्य, द्वीप हैं, उनके लिए भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 50% की दर पर सब्सिडी दी जाएगी। तो इसके साथ ही इस योजना में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और साथ ही फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे जैम, सॉस, ये चीज़ें बनाई जाती है तो उसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसके प्लांट सेटअप करने के लिए भी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये हमने 2 योजनाओं के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया एंड नेपाल लॉन्च वेबसाइट। तो भारत और नेपाल जो है उनने मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी है। तो ये वेबसाइट है www.goicbrinepal.com। तो ये वेबसाइट है जो कि भारत और नेपाल ने मिलकर लॉन्च की है। ये वेबसाइट क्यों लॉन्च की है? तो ये जो वेबसाइट है ये डेडिकेटेड है 2005 में नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद में भारत के द्वारा वहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बनाए गए, उन रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित प्रोजेक्ट बनाए गए थे उन सभी के बारे में इस वेबसाइट में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही भारत के द्वारा और भी वेबसाइट जो है वो डेवलप की जा रही है, जिसमें जैसे अभी एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो इसके बाद में हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो पोस्ट अर्थक्वेक के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाए गए थे, रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पर किया गया था, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसे फंड किया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये वेबसाइट जो है इसकी फंडिंग इंडिया के द्वारा हुई है और इसे लॉन्च किया है इंडियन एम्बेसडर ने और नेपाल के जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के सीईओ हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल में इंडिया के जो एम्बेसडर है अर्थात नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं वो कौन है? तो वो है विनय एम क्वात्रा। तो ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और नेपाल जो है वो प्राचीन काल से उनके बीच में एक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है वो भी एक ओपन बॉर्डर है। तो इसलिए वहाँ के इंडियन एम्बेसडर आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है विनय एम क्वात्रा। और नेपाल की जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है वहाँ के सीईओ हैं सुशील गेवाली। इन दोनों के द्वारा वर्चुअल लॉन्च किया गया है इस वेबसाइट का।
ये जो वेबसाइट है इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे कॉन्सेप्चुअलाइज और डेवलप किया गया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के द्वारा, जो कि CSIR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो अगर हम यहाँ पर नेपाल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री से रिलेटेड कैपिटल, हेड ऑफ गवर्नमेंट और करेंसी देखते हैं। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है काठमांडू। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो है KP शर्मा ओली। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नेपाल में जो करेंसी चलती है वो चलती है नेपाली रुपीस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज़, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो इसमें हमारा सबसे पहले व्यक्तित्व जिनकी हम चर्चा करेंगे वो है शिवांगी। तो शिवांगी जो है ये बन गई है फर्स्ट फीमेल फाइटर लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, और ये ज्वाइन करेगी स्क्वाड्रन गोल्डन एरो, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल के लिए है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। तो राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से देश का है, कहाँ से मंगवाया गया है भारत में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रांस से भारत में मंगाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में वर्ष 2016 में डील हुई थी राफेल की। कुल 36 राफेल की डील हुई थी, जिसमें हाल ही में 5 राफेल जो हैं वो भारत आए हैं। अब इनको उड़ाने के लिए जो फाइटर पायलट होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, फाइटर लेफ्टिनेंट की ज़रूरत होती है। तो अभी तक ये मेल होते थे, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि पहले तक क्या था कि एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो तो वहाँ पे महिलाएं जो थी उनको कॉम्बैट रोल नहीं दिए जाते थे। इस प्रकार के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि युद्ध के समय काम आते हैं, उनको उड़ाने की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को नहीं ली जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है और ये जिम्मेदारी महिलाओं को दी जा रही है। तो ये जब फाइटर एयरक्राफ्ट जो है राफेल, इसमें से अभी जो 5 भारत आ चुके हैं, इनको लाया गया था, तब इसमें जो पायलट थे, जो लेफ्टिनेंट थे, वो पुरुष थे। लेकिन अब ये पहली महिलाएं हैं जिनके द्वारा राफेल को उड़ाया जाएगा। राफेल को उड़ाने से संबंधित जो स्क्वाड्रन है उसका नाम है गोल्डन एरो। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पहली महिला जो कि इससे संबंधित फर्स्ट फीमेल फाइटर लेफ्टिनेंट बनी है शिवांगी सिंह, ये भी आपको याद रखना है। ये जो शिवांगी सिंह है ये 2013 में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें इनने प्रतिनिधित्व किया था, और उसके बाद में 2016 में इन्होंने एयरफोर्स एकेडमी जो है उसको ज्वाइन किया था, जिसके बाद में 16 दिसंबर 2017 को इनको टाइटल मिला था फाइटर पायलट का, जो ये इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं वो पायलट का, ये मिला था इनको हैदराबाद में। इसके बाद में जो MiG-21 है उसकी फाइटर पायलट है, जब इनने अपनी ट्रेनिंग खत्म की हैदराबाद में, उसके बाद में ये MiG-21 की फाइटर पायलट बनी। अब एक क्वेश्चन और हो जाता है यहाँ पर कि MiG-21 जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारत ने किस देश से लिया है, तो वो लिया गया है रशिया से। इसके साथ ही हम राफेल की यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो राफेल से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो राफेल जो है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये फ्रांस से लिया गया है, ये मैंने आपको बताया। ये किस कंपनी ने बनाया है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बनाया गया है डेसॉल्ट एविएशन ने, ये भी आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो राफेल फाइटर प्लेन है ये कौन सी जनरेशन का है, तो इसकी जनरेशन है 4.5। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अभी मैंने आपको बताया कि कुल 36 में से 5 राफेल जो है वो हाल ही में भारत आए हैं जुलाई में ही। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो फ्रांस के किस एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और एक भारत के किस एयरबेस पर ये आए हैं। तो अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में इन्होंने मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भरी थी, और भारत में इंडिया में ये जिस स्थान पर आए हैं वो था अंबाला एयरबेस। इसके अलावा राफेल को उड़ाने वाले जो पहले भारतीय पायलट थे वो थे हिलाल अहमद, जो कि कश्मीर से हैं। हिलाल अहमद ऐसे पहले भारतीय थे जिनने इस राफेल को उड़ाया था, और इसके बाद में ये पहली महिला है जो कि राफेल को उड़ाएंगी। तो ये राफेल के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राफेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है श्री सुरेश
अंगेदी को लेकर। तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रेलवेज के और इनकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 के चलते। ये पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। इससे पहले भी ये देखा गया था कि कुल 6 एमएलए ऐसे हैं और 3 एमपी ऐसे हैं जो कि इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और उसके चलते उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई थी तब वो भी कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद में ये पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रेलवेज के लिए और ये कहाँ से थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक से थे। कर्नाटक से ये बीजेपी के एमपी थे। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। इसके साथ ही यहाँ पर आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटीज़ में खुशी चिंदालिया। तो खुशी चिंदालिया ये 17 वर्षीय टीनेजर है, 17 वर्षीय गर्ल है और इन्हें अपॉइंट किया गया है रीजनल एम्बेसडर भारत का क्षेत्रीय राजदूत इन्हें अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ट्यूना इको जनरेशंस के द्वारा। ये इनके द्वारा पर्यावरण की रक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ऑनलाइन आवेदन किया गया था और इनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे उससे प्रभावित होकर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इन्हें रीजनल एम्बेसडर बना दिया है भारत का। ये अवेयरनेस फैलाएंगी क्लाइमेट चेंज को लेकर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन अर्थात पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को लेकर। इसके साथ ही ये ट्यून्जा इको जनरेशन जो है उनके साथ में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के विभिन्न जो प्रोग्राम होते हैं उनको लेकर अवेयरनेस फैलाएगी और उनके साथ में काम करेगी। कब तक? फरवरी 2021 तक। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ से। तो बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक जो है वो दोनों एक पार्टनरशिप में आए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा कि एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक जो है वो एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट में आए हैं। मतलब जो ये दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट, मतलब सीए। और इस एग्रीमेंट के चलते जो एचडीएफसी लाइफ है वो बहुत डाइवर्स रेंज के इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा जो यस बैंक के कस्टमर है उनको। मतलब यस बैंक जो है वो एक बैंक है और एचडीएफसी लाइफ जो है वो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। तो एचडीएफसी लाइफ क्या करेगा कि यस बैंक के जो कस्टमर है उनको इंश्योरेंस की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी स्कीम प्रोवाइड करेगा। एचडीएफसी लाइफ की जो वाइड रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें आएगा प्रोटेक्शन के लिए, सॉल्यूशन सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो उन सभी के लिए इंश्योरेंस जो है वो इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम एचडीएफसी और यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो इन दोनों की हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की अगर आपसे टैगलाइन पूछी जाती है तो वो है सर उठा के जियो। ये आपको टैगलाइन याद होनी चाहिए जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी। इसके बाद में यस बैंक की क्या टैगलाइन है? एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज। ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके साथ में एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ हैं विभा पाडलकर और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके साथ ही यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बुक्स और अवार्ड से संबंधित। तो इसमें हम सबसे पहले बुक के बारे में चर्चा करेंगे। हम जिस बुक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे उस बुक का टाइटल है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ऑन डेस्टिनी। ये बुक किसने लिखी है? सबसे पहले आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक लिखी जाएगी सदगुरु के द्वारा। सदगुरु कौन है? तो सदगुरु एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और ये अगले साल इस बुक को लॉन्च करेंगे। और ये जो बुक है इसमें बोला जा रहा है कि बहुत डिटेल में कर्मा और इसके जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं अर्थात इसके जो विभिन्न पहलू हैं कर्म और उसके विभिन्न पहलू उनके बारे में बताया गया है। ये बुक पब्लिश कौन करेगा? तो इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस का जो लिटरेरी इम्प्रिंट है ऑन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, उसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। इसे प्रकाशित 2 स्थानों पर किया जाएगा अर्ली 2021 में, मतलब 2021 के शुरू के महीने में यूएसए में और भारत में, इन 2 जगहों पर इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही
सद्गुरु की बात करें तो सद्गुरु जो है वो एक स्पीकर है, एक ओपिनियन मेकर है, मतलब ये राय निर्माता है, वक्ता है, और इसके साथ ही ये ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ईशा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है, तो सद्गुरु है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, टाइम मैगजीन ने अपनी लिस्ट निकाली है 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की। तो टाइम मैगजीन के द्वारा ये जो लिस्ट है वो हर साल निकाली जाती है, और अब 2020 के लिए टाइम मैगजीन ने अपनी लिस्ट निकाली है 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में। और उस मैगजीन में जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, उसका नाम है 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में। साथ ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका नाम है। इसके साथ ही एक लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन डॉक्टर है रविंद्र गुप्ता, इनका नाम है। इनके द्वारा क्या किया गया था, एड्स का क्योर ढूंढा गया था। साथ ही आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर है, इनका भी नाम है। और बिल्किस का नाम है। बिल्किस कौन है, दादी ऑफ शाहीन बाग। तो शाहीन बाग के बारे में आपको पता होगा कि शाहीन बाग वो जगह थी जहां पर एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के पास में, और ये एक तरीके से एमपी सेंटर बन गया था इस तरीके का प्रोटेस्ट का। और वहाँ पे शाहीन बाग की जो दादियाँ थी वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि उनने वहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट किया था, और उनके द्वारा ये बोला गया था कि हम तो वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इनके नाम पर उसके बाद में कई सारी पोएम्स लिखी गई थी, कविताएं लिखी गई थी। तो शाहीन बाग की जो दादी है बिल्किस, उनका नाम भी इस 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो लिस्ट है उसमें आया है। यहीं पर नरेंद्र मोदी का जो नाम आया है उसके लिए इसमें बोला गया है कि इनका नाम इसलिए नहीं आया है क्योंकि इनकी सरकार के द्वारा, जो एनडीए सरकार है, उनके द्वारा बहुत उपलब्धियां प्राप्त की गई है, बल्कि इनका नाम इसलिए आया है क्योंकि भारतीय मुसलमानों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संबंध में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। गूगल के सीईओ का यहाँ पर नाम आया है, तो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। इसके साथ में मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि गूगल के फाउंडर कौन थे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। गूगल के फाउंडर कौन है, एप्पल के फाउंडर कौन है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ में नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। तो उसमें हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आईपीएल से रिलेटेड है। तो मिचेल मार्श जो हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और अभी ये सनराइज हैदराबाद टीम में थे, तो इनको चोट लग गई है, जिसके कारण अब ये निकल रहे हैं आईपीएल टूर्नामेंट से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सी टीम से थे, तो ये सनराइज हैदराबाद के साथ में खेल रहे थे, और इनका स्थान लेंगे जेसन होल्डर। जेसन होल्डर जो है ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, और अब ये सनराइज हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है उसमें मिचेल मार्श का स्थान लेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। साथ में नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पोर्ट्स की, नोवाक जोकोविक को लेकर। तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये टेनिस प्लेयर हैं, ये सर्बिया से हैं, ये चीज़ हमने देखी थी, और इनके द्वारा कई रिकॉर्ड बनाए गए थे। अब इनके द्वारा एक और नया रिकॉर्ड बनाया गया है कि इटालियन ओपन जीतने के बाद में अब तक ये जो विश्व रैंकिंग है उसमें नंबर 1 प्लेयर है, और उसमें नंबर 1 प्लेयर रहने वाले 287 हफ्तों तक के नंबर 1 प्लेयर रहने के एक रिकॉर्ड में आ गए हैं। इससे पहले 286 वीक तक सम्प्रास जो थे, जो कि इनके आइडियल थे, उनके बाद में अब ये जो नोवाक जोकोविक है उनने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब ये 287 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 की रैंकिंग में रह चुके हैं। इसके अलावा ये जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वो है स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के नाम पे, ये नंबर 1 की रैंकिंग पर रहे थे 310 हफ्तों तक। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज। तो उसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को, मतलब कल था इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। और इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। ये जो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता के तहत जो मंत्रालय है उसमें एक स्वायत्त बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में। इनने ये जो डे है उसको सेलिब्रेट किया था, और इस साल इसकी थीम थी साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन।
ये थीम इसलिए रखी गई थी ताकि साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और साइन लैंग्वेज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी कोविड के समय में क्या देखा जा रहा है कि सभी लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है कि हर व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाकर घूमते हैं। तो पहले जो व्यक्ति सुन नहीं पाते थे तो वो लिप रीडिंग करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने मुंह पर मास्क लगा रहा है। तो इसके तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें अलग अलग तरीके से काफ़ी समस्या हो रही है। वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो अब उनको जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती है, जो आवश्यक चीज़ें होती है। तो इसके चलते ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे की जो थीम रखी गई वो रखी गई थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। इसी के साथ में ये जो डे सेलिब्रेट किया गया, तो इसके ओकेजन पे ये जो ICLRTC है, मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है, इनके द्वारा विनर के अवार्ड दिए गए थे थर्ड इंडियन साइन लैंग्वेज कंपटीशन 2020 में। तो ये जो कंपटीशन है इसमें वो आते हैं जो कि साइन लैंग्वेज के टीचर होते हैं, जो कि डिप्लोमा होता है जिनके पास में साइन लैंग्वेज का, और जो इंटरप्रिटेटर होते हैं। तो उनके संबंध में जो अवार्ड है वो भी इसमें अनाउंस किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना जो स्टैटिक सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं और हम आज के स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। तो आज के जो स्टैटिक फैक्ट हैं उसमें हम चर्चा करेंगे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की इंडिया में, मतलब यूनेस्को की भारत से संबंधित जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी। सबसे पहले हम समझते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का क्या मतलब होता है। तो सांस्कृतिक विरासत दो तरह की हो सकती है, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त वो होती है, टेंजिबल वो होती है जो फिजिकली जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हुई, कोई बुक हुई, तो वो टूट सकती है, वो खराब हो सकती है, तो वो टेंजिबल है, वो मूर्त है, उसकी मृत्यु हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। अमूर्त है कि कोई रस्म हुई, कोई प्रैक्टिस हुई, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि फिजिकल नहीं होती है लेकिन एक प्रकार से प्रैक्टिस होती है, तो उसे अमूर्त कहते हैं। उसकी लिस्ट में भारत में कुल 13 विरासत है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है उसकी भारत में कुल 13 विरासत है यूनेस्को में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, जब कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो आई थी। तो सबसे पहली जो बनी थी वो थी ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली इस लिस्ट में कौन सी विरासत आई थी और सबसे आखिर में कौन सी आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो सारे नाम हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, मतलब वैदिक जप की परंपरा जो है भारत की वो। दूसरा है रामलीला। रामलीला जो है वो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होती है रामायण की, और ये भी इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आती है। इसके बाद में है कुटियट्टम। कुटियट्टम जो है वो संस्कृति रंगमंच है, इसे भी इस लिस्ट में लाया था 2008 में ही। इसके बाद में अगले साल लाया गया था रम्मन गढ़वाल हिमालय का जो धार्मिक उत्सव होता है और धार्मिक अनुसंधान होता है। रम्मन जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वा हिमालयास का। इसके बाद में ऐड किया गया था 2009 में ही नवरोज को। बाद में मुडियेट्टू को, मुडियेट्टू जो है वो रिचुअल थिएटर है और डांस ड्रामा है केरल का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मुडियेट्टू है ये किस जगह से है, तो ये केरल से है। इसके बाद में रमन है तो ये किस जगह से है, ये गढ़वाल हिमालय से है। साथ ही कालबेलिया फोक सॉन्ग जो है वो इसमें ऐड है। कालबेलिया फोक सॉन्ग कहाँ से है, राजस्थान से है। इसके जो फोक सॉन्ग और डांस है वो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है छाऊ डांस। छाऊ डांस जो है वो भी इस लिस्ट में आता है। मुख्य रूप से झारखंड वो स्टेट है जो कि छाऊ डांस के लिए फेमस है, लेकिन इसके अलावा और भी जो ईस्टर्न स्टेट है, जो पूर्वी राज्य है, वहाँ पर ये किया जाता है। इसके बाद में लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, बौद्ध जप होते हैं, वो भी इस लिस्ट में ऐड हैं। साथ ही संकीर्तन अनुष्ठान और मणिपुर का गायन और नृत्य जो है वो भी इस लिस्ट में है। इसके बाद में पंजाब में जो ठठेरे होते हैं, कहाँ के, जांडीलाला गुरु के, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो ब्रास और कॉपर के क्राफ्ट यूटेंसिल होते हैं वो बनाए जाते हैं। ब्रास और कॉपर का मतलब हो गया कि पीतल और तांबे के शिल्प बनाए जाते हैं, और वो शिल्प के बर्तन बनाने की जो परंपरा है जो
वो भी इस लिस्ट में आई है। इसके बाद में योगा जो है उसे भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था 2016 में, और उसके बाद में कुंभ मेले को 2017 में इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है। तो आपको याद रखना है कुंभ मेला जो है वो आखिरी है इस लिस्ट में ऐड होने वाला, और सबसे पहला था वैदिक चैंटिंग का ट्रेडिशन। तो यहाँ पर हमारे आज का जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो खत्म होता है। इसके साथ में हम कल का जो हमारा क्विज था उसमें किस किस ने सबसे सही जवाब दिए वो यहाँ पर अनाउंस करेंगे। अब कई बार आप क्या होता है कि टाइम पर नहीं देख पाते हैं, आप थोड़ा सा लेट देखते हैं, तो आपको इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आप भले से लेट देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप सही सभी क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कभी कभी सबसे जल्दी आंसर करने वालों की जगह जिसने सही आंसर किया है भले से लेट किया है उनका भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे, उनको भी अप्लॉज करेंगे। तो आज सही आंसर देने वालों के नाम हैं अंकित दुबे, अभिषेक यादव और प्रशांत तिवारी। आपने भले से जल्दी आंसर नहीं दिया था लेकिन आपने सही आंसर दिया है। तो इसके बाद में अब हमारे आज के क्विज की तरफ चलते हैं। इसके भी आपको एकदम सही जवाब देने हैं और आपको आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसमें खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि आप कितना कंसंट्रेटेड थे और आपको कितने रिवीजन की जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द फिट इंडिया कैंपेन। किस मंत्रालय को फिट इंडिया मूवमेंट की पहल को अमल करने की जिम्मेदारी दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैन प्लान्ड अ हैकेथॉन नेम कृतज्ञा। कृतज्ञा नामक हैकेथॉन की योजना किस संस्थान ने बनाई है? ICAR ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर या रामविलास पासवान। नेक्स्ट है, अमंग दीज द लास्ट हेरिटेज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया इज ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, योगा, कुंभ मेला या छाऊ डांस। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में मिलकर हिमालयन राष्ट्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट शुरू की गई है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। दूसरा है, What was theme for International Sign Language Day this year? Sign languages are for everyone, sign languages are for deaf, sign languages for blind और sign languages are for disabled. Next है, who joined the first female flight lieutenant in Squadron Golden एरो ऑफ फाइटर प्लेन राफेल। फाइटर प्लेन राफेल का जो स्क्वाड्रन है जिसका नाम है गोल्डन एरो, उसमें पहली महिला फाइटर लेफ्टिनेंट कौन शामिल हुई है? रश्मि सिंह, शिवांगी सिंह, भावना शर्मा या अदिति शर्मा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? रश्मि सिंह, शिवांगी सिंह, खुशी चिंदालिया या अदिति शर्मा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कर्मा अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी? दलाई लामा, सदगुरु, महात्मा गांधी या योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच IPL टीम ऑलराउंडर मिशेल मार्श वॉज देयर? सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर या मुंबई इंडियंस। यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस क्विज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इस तरीके से हमारा जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। प्लीज आप इसे रोज देखिए और इससे नॉलेज लीजिए। थैंक यू सो मच।